वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस। तो बिफोर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक दो वर्ड्स के बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा क्लियर होना होगा, तभी हमें स्ट्रेस थोड़ा सा और समझ में अच्छा से कंसेप्ट इसका आएगा। तो एक वर्ड आता है इसमें, इलास्टिक क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या समझ सकते हैं। उसके लिए हमने ले लिया एक दो, मान लें एक ऑब्जेक्ट है या एटम, मान लें दो एटम है, उसको हमने एक स्प्रिंग से वो बंधे। ठीक है, अभी जो इसकी ओरिजिनल दोनों की सेपरेशन है वो R0 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, इस पर हम फोर्स अप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से लगाने से क्या होगा, इससे साइज जो है मतलब दोनों का सेपरेशन कम हो जाएगा। तो सेपरेशन कुछ इसकी मान लेते हैं हम कि कम हो गई, इस तरह से इसकी सेपरेशन हो गई। ठीक है, अब ये आ चुका है, मान लेते हैं हम लोग कि ये आ गया है आपका R1 पे। ठीक है, कब हुआ ये, जब हमने इस पर बाहर से फोर्स लगाया। अब क्या होगा, ये फोर्स को फिर हम ये लगाने के बाद उसको रिलीज कर देंगे। तो रिलीज करने से होगा क्या दोस्तों, ये अपनी जगह पे वापस आएगा। मतलब ये अंदर से एक फोर्स लगेगा, है ना, जिससे हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। ये अपने रिस्टोर कर रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को लाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो फोर्स हमने लगाया था इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्म फोर्स, क्योंकि इसने इसकी फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, इसके सिचुएशन को, इसके पोजीशन को, इसके फॉर्म को चेंज कर दिया। इसलिए ये जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है या डिफॉर्म फोर्स है। और ये जो फोर्स आपने रिलीज किया, जब डिफॉर्म फोर्स आपने हटा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटा दिया, तो ये अपने आप को ओरिजिनल स्टेट लाने की कोशिश में लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये मान लेते हैं ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये बाहरी फोर्स ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स है, मान लेते हैं ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, ये अपने आप को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं, तो ये थोड़ी सी दूर चल जाए। जब ये वाइब्रेट करेगा एक बार, तो तुरंत तो अपनी जगह पे नहीं आएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, जो पहले जो पोजीशन था उससे और थोड़ा सा दूर चल जाएगा। वो ये वाइब्रेट करेगा तो वो थोड़ी सी दूर भागेगा। इसको मान लेते हैं R2 है। ये तीन कंडीशन हुआ दोस्तों, और धीरे करते 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 फिर ये इस पोजीशन पे ये स्टेट अपना हायर कर लेगा। ठीक है, तो ये अगर ये अपने आप को, यहाँ दो केस हो सकते हैं दोस्तों, या तो ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के कारण, ये जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, और ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ दो केसेस आप बस राइज हो सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद या तो ये अपनी शेप साइज को, शेप को, ओरिजिनल पोजीशन को पूरा ले ले, पूरा कवर कर ले, पूरा वैसे ही आ जाए जैसा पहले था, ओरिजिनल स्टेट को पूरा हायर कर ले, या फिर हो सकता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पूरी तरह हायर ना कर सके। ठीक है, दो चांसेस यहाँ हैं। अगर ये पूरी अपनी जगह को पूरी तरह से ये ओरिजिनल इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, शुरुआती जो इसकी पोजीशन थी, शुरुआती जो इसकी आपका जो इसका पोजीशन था, शुरुआती जो इसकी अवस्था थी, जो स्टेट थी, जो कंडीशन थी, अगर ये वापस आ जाता है तो इससे हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है ये इलास्टिक नेचर का है। ये बॉडी जो है इसे हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। और उस प्रॉपर्टी के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने आप को वापस रिगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाता है, अपनी पोजीशन को वापस रिगेन नहीं कर पाता है डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, समझ आ रहा दोस्तों। ये तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक भी बॉडी आता है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी आता है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब है जो अपने आप को मतलब 99.9% वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को
हायर कर लेता है, रिगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद। और प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में वो नहीं कर पाता है, अपने आप बॉडी को वापस रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कुछ नहीं है दोस्तों, एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके द्वारा बॉडी अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपनी कंडीशन को, अपनी ओरिजिनल शेप साइज को वापस गेन कर लेता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स उससे हटा दी जाती है। ठीक है, सही में आया दोस्तों आपको। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है? एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें, क्वार्ट्ज फाइबर आपने सुना होगा नाम। ठीक है, एक तरह का मिनरल है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, पत्थर के जैसा बोला जाता है, पत्थर मान लीजिए ऐसे समझने के लिए, वो मिनरल है, वो एक तरह का इसी इलास्टिक चीज़ में आता है। हाथी का दांत हुआ, सुना होगा आपने। एलिफेंट की जो टीथ होती है उससे अगर कोई मटेरियल आप बनाते हैं तो वो भी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ही समझिए उसे आप। ठीक है, और प्लास्टिक बॉडी में तो जान रहे हैं दोस्तों बहुत सी चीज़ें, जैसे आप हो गए, आपने देखा होगा मड, गीली मिट्टी होगी, या दलदल का नाम सुना होगा, वो पूरा प्लास्टिक बॉडी, उसमें कोई चीज़ आप फंसने के बाद निकल नहीं सकता है, क्योंकि वो रिगेन नहीं कर पाते उसमें कोई भी, है ना। तो रिगेन नहीं कर देता, उतना प्लास्टिक बॉडी है वो कि वो किसी को रिगेन नहीं कर देता। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी समझना जरूरी था इसके लिए, तब आप स्ट्रेस समझ सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस क्या है दोस्तों? स्ट्रेस आप समझ सकते हैं। स्ट्रेस फिर क्या है? ठीक है, स्ट्रेस फिर क्या हुआ? मान लेते हैं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट पे आपने, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया। 3D ऑब्जेक्ट समझिएगा, थोड़ा समझ में अच्छा लगेगा, समझ में अच्छा से आएगा। मान ली इसमें आपने ऑब्जेक्ट पे, या फिर स्पेरिकल शेप का मान लेते हैं, इस पर आपने फोर्स लगाया। ये कौन सा फोर्स हुआ दोस्तों? ये हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। ये फोर्स जो आपने लगाया ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसके शेप साइज में चेंजिंग आएगा। ठीक है, इसके शेप साइज में चेंजिंग आएगा। मान लेते हैं इसका शेप चेंज हो गया, इस तरह से ये बन गया, ये स्पेरिकल शेप का कुछ ये हो गया, तो इतना चेंज हो गया। ये ओरिजिनल पोजीशन है, और ये आपका जो है डिफॉर्म शेप है, चेंजिंग होने के बाद ये शेप हुआ। ठीक है, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो स्ट्रेस इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इस फिगर के हिसाब से, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो गया? रीस्टोरिंग। अभी क्या होगा? ये फोर्स जब हटाइएगा, अगर बॉडी आपकी इलास्टिक है, मान लीजिए बॉडी इलास्टिक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, तब ये फोर्स जब आप रिमूव करिएगा, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जब ये फोर्स आप हटा दीजिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप हटाइएगा, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिमूव कर दीजिएगा, तो आप क्या देखिए अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ये ओरिजिनल पोजीशन को ले लेता है। तो स्ट्रेस क्या बोलता है? स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या बनता है कि द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मीन्स स्ट्रेस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं या तो फोर्स एक्सटर्नल बाय एरिया, ठीक है, यही फोर्स को आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। मतलब फोर्स लगाने के बाद किस एरिया, कितना उसके एरिया पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, कितना एरिया पे लगाने पर उसके बॉडी में चेंजेस आया, कितना एरिया का चेंज आया। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आप बोल सकते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि फोर्स दोनों बराबर होगा, इलास्टिक बॉडी है, जितना फोर्स आप लगाइएगा उतनी ही फोर्स से वो वापस आएगा, तभी तो वो रिगेन लेगा। ज़्यादा लगा देगा तो फिर तो शेप साइज उसकी बढ़ जाएगी। तो ये याद रखें, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी आप कह सकते हैं, या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी, डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे ये फोर्स को लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स बाय एरिया हो गया, प्रेशर की जैसा हो गया। ठीक है, तो ये प्रेशर की जैसा भी आप कह सकते हैं कि ये प्रेशर है एक तरह का। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या आ गया दोस्तों? इसका एसआई यूनिट आप लिख सकते हैं, फोर्स को बोलते हैं न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर। तो एक तरह का ये क्या बन गया आपका, प्रेशर की जैसा बन गया। ठीक है, तो इसको पास्कल में भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है
वो जो है प्रेशर के सेम आता है, मतलब ये एक तरह का प्रेशर ही है, प्रेशर के बराबर ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आता है, एम एल इनवर्स माइनस या -1 या -2, एम एल -1 टी -2। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग को स्ट्रेस क्या है दोस्तों समझ में आया? किसी पे फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, तो फोर्स लगाने पर आपने लगाया क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने, लगाने के बाद वो फोर्स शेप साइज चेंज हो गया और वो हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को फिर प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है। तो जितने एरिया पे आपने लगाया तो फोर्स बाय एरिया ही होता है स्ट्रेस, यानी फोर्स आप कोई भी दे सकते हैं क्योंकि ये इलास्टिक बॉडी है। एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, जिस फोर्स से वो अपनी शेप साइज को गेन कर रहा है या जिस फोर्स से वो उस शेप साइज को उसकी घट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रेस हुआ। ठीक है, आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेन क्या है दोस्तों, इसमें एक वर्ड आती है स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन भी क्या है वो भी समझ सकते हैं। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस आपका यही हुआ। ठीक है, तो स्ट्रेस के आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रेस क्या हुआ, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी सही है। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी सही है। ठीक है, ये आप इसे लिख सकते हैं द डिफॉर्मिंग फोर्स और द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी सही है। ठीक है, सही है दोस्तों। स्ट्रेस इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू हो गया फोर्स बाई एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फोर्स में आप कोई फोर्स ले सकते हैं, या तो डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों फोर्स बराबर ही होंगे। तो बहुत तरह से ये स्ट्रेस का बेसिक कंसेप्ट हो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्ट्रेस के बारे में जो मैंने आपको समझाया। तो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयर, बल्क स्ट्रेस। ना नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। तो इसमें पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहले आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे इसके। पहला जो होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा जो होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रेस होगा वो होगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस भी। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। और थर्ड वन जो आता है वो आपका है बल्क स्ट्रेस। इसी को आप कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस।
और इसी का एक और नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। ये 3 तरह का स्ट्रेस हमें पढ़ना है और तीनों के बारे में समझना है। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या समझते हैं? स्ट्रेस का मतलब मैं बताया था फोर्स बाई एरिया, या तो डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, जितने एरिया पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो समझ में आ रहा है, ऐसा नाम से नॉर्मल मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये फोर्स कब? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब आप ये स्ट्रेस लगाएंगे तो फोर्स आपका जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया पर, मतलब इस तरह से आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। इस तरह से अगर फोर्स लगेगा तो अब जो इसमें होगा फोर्स बाय एरिया, जिस एरिया पे लगा रहे हैं और ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर इस सरफेस पे लग रहा है, तो वो होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आता है और एक आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा उसको हम डील करेंगे अभी, और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस डील करेंगे। तो ये नॉर्मल तो नाम से समझ में आ रहा है आपको, नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए, परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन फोर्स लगे, परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स लगे। सेकेंड टेंजेंशियल, टेंजेंट की जैसा समझ में आ रहा है आपको, जिस तरह एक टेबल होता है, एक टेबल है, ये टेबल हो गया, इस पर जब आप फोर्स लगाते हैं इस तरह से नहीं लगाते, ये नहीं, इस तरह जब इधर साइड से लगाते हैं, ये इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये होगा टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ये टेबल जो है आपका मूव करेगा ऐसे, इसका पोजीशन ये हो जाएगा, फिर ऐसा ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। फोर्स के ऊपर ही ये सब स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है। फोर्स आप किस तरह पर नॉर्मल लगाइएगा परपेंडिकुलर फोर्स तो नॉर्मल स्ट्रेस, थोड़ा सा आपने टेंजेंशियल लगा दिया तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरह से टेबल पे हाथ रख के आगे पीछे करिए तो टेबल लूज रहे, ऊपर से थोड़ा मान लीजिए वो लूज है तो इसे हिलेगा आगे पीछे, तो फोर्स हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। बल्क स्ट्रेस क्या हो गया दोस्तों? बल्क पे लगे किसी भी, मान लें कोई लिक्विड में आप कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लें ये कोई जार है या टब है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो इस पर जो प्रेशर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जो वाटर इस पर लगा रही है, वो देखिए इसी को कहेंगे बल्क स्ट्रेस, ठीक है। इसको बल्क कहेंगे, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है सरफेस पे हर तरफ से लग रहा है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बल्क का मतलब यही हुआ, इसके वॉल्यूम पे, इसलिए इसका नाम वॉल्यूम स्ट्रेस भी दिया है, ठीक है। वॉल्यूम पे ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रहा है इस स्ट्रेस के कारण, इस फोर्स के कारण इसके बल्क पे, वॉल्यूम पे स्ट्रेस हो रहा है, वॉल्यूम पे चेंजिंग आ रहा है, वॉल्यूम पे असर कर रहा है ये फोर्स, इसलिए इसको बोल दिया गया बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी इसे कहा गया, ठीक है दोस्तों, सही है। इसका भी वही फॉर्मूला है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ भी नॉर्मली स्ट्रेस की जैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस जैसा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, यहाँ भी परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन दोनों फर्क है, ये लिक्विड के द्वारा जा लगाया, फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा है ज़्यादातर, इसलिए इसका एक नाम इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी दिया है। और पूरा थ्रू आउट, पूरा बल्क पे, पूरा बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम चेंज कर जा रही है, इसलिए इसका नाम एक वॉल्यूम स्ट्रेस भी दिया है। और हाइड्रोलिक क्यों दिया है? क्योंकि ज़्यादातर ये लिक्विड की तरफ, लिक्विड में ऐसा केसेस देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का ये आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हुए, इसको हम डिटेल में धीरे धीरे एक करके पढ़ेंगे, सबको डिटेल में इसको क्लियर करेंगे क्या होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।